बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, लेकिन सियासी माहौल में खैरियत नहीं है। कुछ ख़बरें कि नोटिफिकेशन हो रहा किसका कि सुओ मोटो लिया गया, और सुओ मोटो लिया गया तो उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हो गई, क्योंकि जो हुकूमत के मुखालफिन हैं उनका ख्याल है कि अब इलेक्शन की राह हमवार हो जाएगी, और जो हुकूमत के साथी हैं वो मुतमईन है, वो कहते नहीं अभी कुछ नहीं होना, अभी बहुत सी इसमें क़वाहतें मौजूद हैं, तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, ख़दशात मौजूद हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सुओ मोटो लिया चीफ़ जस्टिस ने, क्यों लिया, कैसे लिया, ये सारी बातें करूँगा। बहुत सी चीज़ें आप तक पहुँच चुकी हैं, लेकिन जो ताज़ा तरीन चीज़ें हैं या जो इनकी सही सूरत हाल है वो उससे आगाह करना चाहता हूँ, ताकि हमें और आपको एक दूसरे का पता होना चाहिए, आगाही होनी चाहिए, क्योंकि हम और आप तो इसी सियासी माहौल के, इस ममलकत के यानी एक फ़र्द है ना, तो फ़र्द को तो ज़िम्मेदार है। मुआशरा फ़र्द कैसे बनता है, तो इफ़राद से बनता है, तो कैसे बनता है मुआशरा, जो है फ़लाही मुआशरा जब ही बनेगा जब मुझे और आपको सही मानों में आगाही होगी। लेकिन तफसीलात बताने से पहले मैं आपसे वही गुजारिश करूँगा कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, अपनी कीमती राय का इज़हार करें रवादारी और बर्दाश्त के साथ, इसलिए कि मौजूदा दौर में मुल्क बड़ी नज़ाकत के मामलात से गुज़र रहा है, और अच्छे हालात सियासी नहीं हैं, न मुआशी हैं न सियासी हैं, अब आइनी भी रफड़ पड़ गया। सुओ मोटो, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो लिया, क्या ताख़ीर से नहीं लिया? एक सवाल ये उठा है, उन्होंने 3 सवाल उठाए कि हम इसमें ये देखेंगे कि क्या तहलील जो असम्बलियाँ की गई वो ठीक थी, किसने की, किसके कहने पे हुई, क्या इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराना, क्योंकि आईन पाकिस्तान कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए। तीसरा ये है कि किसने किस बेस पर ये सब कुछ किया, लिहाजा नोटिस जारी हो गए, सबको जारी हो गए, बहुत सौ को, यानी 1 दर्जन अफराद को नोटिस जारी हो गया, अदारों को भी जारी हो गए, इलेक्शन कमीशन को भी जारी हो गया, अटार्नी जनरल को भी हो गया। अब ये सारा कुछ है, तो क्या आप समझते हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सारा कुछ निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? कि पहले ही या अदालती खिचड़ी पक गई है। कैसे अदालती खिचड़ी पक गई है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने पहला इतराज़ किया लार्जर बेंच पे कि जनाब इसमें 2 जज ऐसे हैं जिन पर इतराज़ात हैं, हम उनके ख़िलाफ़ 6 रेफरेंसेस भेज रहे हैं, यानी लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, हर शहर से, बड़े शहर से उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आ रहा है, और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो फिर 9 में से रह गए 7, और चीफ़ साहब ने उनको शामिल किया है। और दूसरा इतराज़ क्या है? दूसरा इतराज़ ये है कि जो सीनियर तरीन जजेज़ हैं, यानी काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक, वो जो है सरदार तारिक, उनको क्यों नहीं शामिल किया गया, यानी जूनियर्स को शामिल कर लिया गया। फिर तीसरी एक और बात हो गई कि बेंच के अंदर से अभी इब्तिदा शुरू नहीं हुई, सिर्फ बुनियादी तौर पे शुरू हुआ। एक दिन बुलाया गया, देखा गया, उसके मामलात हैं। दूसरे दिन जो है वो भी चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ इनकी मुख्तलिफ पॉइंट्स को सामने लाएंगे, इब्तिदा जो है इसकी वो करेंगे हम सोमवार से, यानी पीर से यानी मंडे से शुरू करेंगे, और फिर बाकायदा करेंगे और सबको बुलाएंगे, सबको सुनेंगे, सारों की बातें सुनेंगे। लेकिन जनाब एक रेफरेंस, लाहौर के नौजवान सहाफ़ी, पहले माजी के सहाफ़ी थे, लेकिन इस वक्त वो बड़े ज़बरदस्त लायर हैं, और उनका नाम है मियाँ दाऊद। उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर इतराज़ है कि उनके असासे जो हैं उनकी आमदन से बहुत ज़्यादा है, उनकी तनख्वाह 15 लाख रुपए है, लेकिन असासे जो हैं उनके करोड़ों में हैं, और गुजरांवाला में भी हैं, लाहौर में भी हैं, डिफेंस में भी हैं, मुख्तलिफ़ जगह पर हैं, गुलबर्ग में भी हैं। कीमती तरीन असासे उनके पास कहाँ से आए? तो उन पर तो एतमाद ही नहीं किया जा सकता। और दूसरे उनके साथ एक और है इजाज़ुल हसन साहब, जस्टिस इजाज़ुल हसन, उन पर भी इतराज़ हो गया कि जनाब इन 2 ने तो सुओ मोटो के लिए निशानदेही की थी, तजावीज़ दी थी, इनको भी आपने शामिल कर लिया इस बोर्ड में, और जो असल थे यानी उनको शामिल नहीं किया, यानी काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि सितंबर में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, उनको आपने शामिल नहीं किया। उनका क्या कसूर है? तो कसूर उनका ये कि उन्होंने साइफ़र पर एक फ़ैसला दिया कि उस पर जितनी दरख्वास्तें थीं वो उन्होंने मुस्तरद कर दी, यानी बाकायदा समाअत के बाद। और दूसरे साहब जो हैं सरदार तारिक साहब, उन पर क्या है? उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जनाब क्या कहते हैं, उनके दामाद जो हैं वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, वो जो उनकी एक सो कॉल्ड नाजायज़ बेटी है, उसके मुकदमे में उनके ख़िलाफ़ वो जो है वकील हैं, यानी दामाद। लिहाजा उन दोनों को
باہر نکال دیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ چیف جسٹس کا من پسند ناپسند آئین ایجاد دیتا ہے نہیں دیتا، یہ تو ان کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر پاکستان بار کونسل اعتراض کر رہی ہے تو پھر بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ان کی اپنی کمیونٹی اپنے گھر سے اعتراض آ گیا۔ اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں، اس سے بھی آگے بات چلی گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل انہوں نے کہا جی سو موٹو بنتے ہی نہیں۔ اچھا انہوں نے اعتراض کر دیا کہ ان لوگوں کو شامل ہونا جو ہے یہ بھی نہیں بنتا۔ پھر اطہر بن اللہ جو بعد میں مطلب آئے ہیں مطلب سپریم کورٹ میں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حیثیت سے انہوں نے بہت فیصلے کیے ہیں اور بڑے اہم فیصلے بھی انہوں نے کیے ہیں، انہوں نے بھی اعتراض کر دیا۔ یعنی لارجر بینچ کے اندر سے 2 جو ہیں وہ قابل اعتراض ہو گئے، اور 2 نے لارجر بینچ پہ بھی اعتراض کر دیا، اور اندر سے بھی ایک قسم کی میں کہوں تو شاید چھوٹا منہ بڑی بات ہو کہ بغاوت کر دی۔ یعنی بغاوت ہی ہوئی نا کہ چیف جسٹس لارجر بینچ بنا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، تو ان کی کیا ضرورت، وہ تو جونیئر ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آئین اور قانون کہاں تک اجازت دیتا ہے کہ یعنی یہ بھی چیف جسٹس کو دیکھنا پڑے گا۔ اچھا اب ہے کیا؟ اب ہے یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جیل بھرو تحریک جو ہے مؤخر کی گئی ہے، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ چونکہ عمران خان صاحب کا مطلب حل ہو گیا، سو موٹو ہو گیا، انہیں امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جو ہیں وہ ان کو ریلیف دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہماری ساری جو توقعات ہیں امیدیں ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہیں، اس کے لارجر بینچ سے ہیں، یعنی کسی ذاتی طور پہ نہیں، یعنی اجتماعی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے اور ہمیں انصاف امید ہے کہ سپریم کورٹ انصاف دے گی، اور ان کے تحریک انصاف کے تمام رہنما یہ باری باری کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب اس کے علاوہ دیکھیں، گھر سے اعتراض ہو گیا، بینچ پہ اعتراض ہو گیا، پھر حکومت نے اعتراض کر دیا۔ جی ناظرین، صورتحال سمجھ آئی، کچھ آئی کچھ نہیں آئی، لیکن بہرحال آ جانی چاہیے کیونکہ ہم نے ہی اس ملک کو سرو کرنا ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ معاملات کس نہج پہ جا رہے ہیں، یعنی معاشی معاملات تو سلجھ نہیں رہے، تو سیاسی بھی سلجھ نہیں رہے، اوپر سے آئینی بحران پیدا ہو گیا۔ لیکن یہ فیصلہ تو پھر سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے، سب سے بڑی عدالت وہی ہے، اس کے بعد تو صرف اللہ میاں کی عدالت ہے، کیونکہ پارلیمنٹ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے سب کچھ سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا ہے، تبھی تو یہ نوبت آئی ہے نا۔ چلیں آج اتنا ہی، پھر ملیں گے دوسرے عنوان کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔